हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। हम पढ़ने जा रहे हैं जीओसी और ये उसकी पहली वीडियो है। सीधी बात, नो बकवास, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं की जाएगी। इतना ही था इंट्रो, शुरुआत करते हैं। तो जीओसी पढ़ते हुए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट शब्द का मतलब ही क्या होता है? जो बीच में बना है। किसके बीच में? जाहिर सी बात है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन के बीच में ही बना होगा। देखिए जी, ये कोई भी एक नॉर्मल सी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और उसको खत्म कहां पर होना है? प्रोडक्ट पे खत्म होना है। अब ये रिएक्शन प्रोडक्ट पे क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि प्रोडक्ट एक स्टेबल चीज है, तो स्टेबिलिटी पे आके ये खत्म हो गई है। अब रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, बीच में भी तो कुछ स्टेजेस आएंगी। तो रिएक्टेंट से बनेगा इंटरमीडिएट और ये इंटरमीडिएट अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब ये इंटरमीडिएट कितने टाइप के हो सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, और ये हम कैसे देखेंगे? इसकी सहायता से देखेंगे। अब देखो, यहां पर मामला कुछ इस प्रकार है कि ये कार्बन एटम ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक ये ए एटम के साथ। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बॉन्ड कैसे बनता है अपने को पता है। इस बॉन्ड के बनने में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने पेश किया है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, और सेम इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनता है। सेम यहां पर हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने पेश किया और एक ए ने, और दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बोल दूं कि कार्बन और इस ए एटम के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसे आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के लिए अंग्रेजी का जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा लिसिस कर दो। देखो, ये नामकरण सारा आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, बस यहां पर समझो, ठीक है। देखो, ये बॉन्ड अगर अपने को तोड़ना है तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। दो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये बॉन्ड टूटा तो सेम बर्ताव कार्बन के साथ होगा, सेम बर्ताव ए के साथ, दोनों के साथ बराबर बर्ताव होगा। बराबर बर्ताव का मतलब क्या है? कि एक इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम ले जाएगा। तो कार्बन कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसको फ्री रेडिकल बोल देंगे। आगे सब कुछ सारा नाम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि कार्बन के साथ अलग बर्ताव हो और इसके साथ अलग बर्ताव हो। अलग बर्ताव में भी दो केस आ जाएंगे कि या तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन उड़ा के ले गया, या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम उड़ा के ले गया, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाला ये बन गया अपना कार्ब अनायन। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ए एटम ले गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन, ठीक है। देखो भैया, जो अभी अभी हमने सीखा है उसी को यहां अंग्रेजी में लिख दिया है। देखो, हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना था? कार्बन और ए के बीच का ये वाला बॉन्ड तोड़ना था। तो मैंने क्या बोला था? एक केस में दोनों के साथ सेम बर्ताव होगा कि कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो सेम मतलब होमो, होमो मतलब सेम बर्ताव हुआ है। लिटिक वो लिसिस से आ गया है कि बॉन्ड टूटा है, और ये क्या बन गया है? कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया है। और अलग बर्ताव होगा तो शब्द आ जाएगा हेटेरो, और लिसिस मतलब टूटना, अलग तरीके से टूटे हैं। हमने बात की थी कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ए एटम ले जाएगा जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा कार्बोकटायन, और दूसरी पॉसिबिलिटी, या दोनों इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड में से कार्बन एटम ले गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया कार्ब अनायन। तो दोस्तों, हमारे सामने 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ चुके हैं, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकटायन, एक कार्ब अनायन, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आपको ये चार्ज दिख जाए ना, ये पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, ये फ्री रेडिकल दिख जाए, ये नेगेटिव चार्ज दिख जाए, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा दुख है, ये सारा का सारा दुख है। और आपके सामने क्वेश्चन आएंगे किसके? स्टेबिलिटी के। तो अगर कोई इस दुख को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर कोई इस दुख को और ज्यादा बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये सारे, मेरी बात फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये सारे दुख हैं। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये सारा ही दुख है। और इस दुख को कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इसी पे बेस्ड अपनी पूरी जीओसी चलेगी।
तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इसके नाम में यार इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स का आवन जावन होगा। ये दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। परमानेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और रेजोनेंस में ही हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप 100 स्टार तो लगा ही लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ना के बराबर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है इसे समझने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली क्या है, ये एक कार्बन की चेन है और यहाँ पर ये फ्लोरीन लगा हुआ है। हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया तो इस पर आ जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। बट आपने देखा होगा हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव लिखने का मतलब है ये बॉन्ड पूरे तरीके से टूट गया है और इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लोरीन अपने साथ उड़ाकर ले गया है। बट अगर ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे बना हुआ है, सिर्फ फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है, खींचा है, ये बॉन्ड नहीं टूटा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है जी। तो अब हम दिखा देते हैं, देखो फ्लोरीन की हमने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन की कार्बन की कार्बन की कार्बन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम होनी चाहिए, बट इस कार्बन पे ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है तो ये इस कार्बन के सेम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बट जाहिर सी बात है ये जो फोर्स था, ये जो पावर थी, ये इससे कहीं ज़्यादा थी क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लोरीन की पावर थी। ठीक है, ये पावर कम है। अब देखो इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा डेल्टा डबल पॉजिटिव, इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में सेम इसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पर आ जाएगा क्या, डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव। और इस बात में कोई शक नहीं है कि डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है। तो ये चेन कब तक चलानी है आपको, तो ये 3 कार्बन तक चला लेना कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बस इतना ही है ना, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक है। अब देखो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये कार्बन की चेन थी, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या ये ग्रुप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फ्लोरीन था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए इसने खींच लिया। पर यहाँ पर ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो इस कार्बन की चेन की तरफ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, वो इस चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा और ये है ना इस डायरेक्शन में काम चलेगा। ठीक है, तो ये कैसे देखें, देखो भाई 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, एक माइनस आई ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, जैसा कि हमने फ्लोरीन के केस में देखा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इस बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। देखिए जी, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आते ही आपकी नज़र जानी चाहिए कि दुख क्या है। दुख क्या है हम बात कर चुके हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, ये सभी क्या हैं, एक तरीके के दुख हैं। अब देखिए भैया, अगर मैं बहुत दुखी इंसान हूं और मेरे दुख को कोई कम कर देगा आके तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और अगर मैं पहले से ही दुखी हूं, मेरे को कोई और ज़्यादा दुखी कर देगा तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है।
अब देखो इनके पास दुख क्या है, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज और इसके पास भी ये नेगेटिव चार्ज। अब माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इसने दुख को घटा दिया है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया है। इधर देखो पहले ही इसके पास नेगेटिव चार्ज था और इसने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया है, मतलब इसने स्टेबिलिटी को कम कर दिया है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कुछ सोचने की बात है ही नहीं। अब देखो आपके पास आएंगी दो तरीके की दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या आएगी, देखो फ्लोरीन का तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई ग्रुप आ गया जिसको अपने को पता ही नहीं है कि NO2 है, अपने को पता ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हिसाब लगाएं, ठीक है। तो पहली दिक्कत क्या आ गई, अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप माइनस आई है कौन सा प्लस आई है, देख के कैसे बताएं, पहली दिक्कत। अब आती है दूसरी दिक्कत, चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला फ्लोरीन माइनस आई शो करता है और ये वाला भी माइनस आई शो करता है। तो अब क्या दिक्कत आ गई, आपको कैसे पता चलेगा कि किसका माइनस आई ज्यादा है किसका कम है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ये कैसे बताओगे, क्योंकि आंसर तो तभी आएगा स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में। तो मैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन ट्रिक, आज के बाद इन सब में कन्फ्यूजन आपको कभी हो ही नहीं सकती, मेरी गारंटी है। मेहरबानों कदरदानों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं माइनस आई के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। देखो प्लस आई की ज्यादा दिक्कत अपने को नहीं आती है, माइनस आई की आती है और सवाल भी इसी से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है, केवी एजुकेशन भविष्य में जाके इतना अमीर हो गया कि उसने अपने नाम से क्या खोल लिया, कॉलेज खोल लिया, ठीक है। तो ये केवी एजुकेशन कॉलेज है, इसमें पढ़ने आए बहुत ही सुंदर हैंडसम दो लड़के, एक सलमान और एक फरहान, ठीक है। और ये इतने खूबसूरत लड़के थे, इतने हैंडसम थे कि ये किसी भी लड़की से बात करने में नहीं डरते थे, बल्कि लड़कियां इनसे डरती थी कि ये उनको रिजेक्ट ना करते। तो ये इतने खूबसूरत लड़के थे। अब हुआ क्या, इस कॉलेज में एंट्री होती है एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, मतलब इतनी सुंदर थी भाई साहब, सुंदरता की हदें पार कर दे, इतनी सुंदर थी, ठीक है। तो भैया जी ये सलमान, ये फरहान और ये खूबसूरत करीना, स्पेलिंग ध्यान रखना, खूबसूरत करीना। अब करीना इतनी खूबसूरत थी कि बाकी लड़के तो सोचते ही थे कि इससे बात कैसे करें कैसे करें कैसे करें, इतनी सुंदर है, ठीक है। जो सलमान और फरहान जिनका कॉलेज में नाम था भाई, इतने हैंडसम थे, वो भी करीना से बात करने में डर रहे थे कि कैसे बात की जाए, ये इतनी सुंदर थी। तो अब भाई सिचुएशन ये आ गई है कि करीना इतनी खूबसूरत है कि नॉर्मल लड़के तो छोड़ो, फरहान और सलमान भी उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे कॉलेज में एक कंपटीशन का माहौल हो गया है ना, होड़ सी लग गई कि कौन सबसे पहले करीना को हेलो बोलेगा, कौन सबसे पहले हेलो बोलेगा, ठीक है। तो हम कैसे बोल देंगे कि ना तो फरहान बोल पा रहा है ना सलमान बोल पा रहा है, तो कौन सबसे पहले खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, और इसी को हम लिख देते हैं, या जो अभी अभी हमारे सामने चीजें हुई हैं उसी को यहां पर लिख दिया है कि ना तो फरहान बोल पाया ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले, औरों देखो OROH, औरों से पहले। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ना फरहान बोल पाया ना सलमान बोल पाया, तो कौन CN कौन खूबसूरत COOH खूबसूरत करीना को हेलो, हेलोजन हेलो बोलेगा औरों OROH, औरों से पहले। अब इसका मतलब क्या बनता है वो देख लेते हैं। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना ऑर्डर बनके अपने सामने आ चुका है। आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान यहाँ पर रखना है, बाकी सब तो मक्खन है जी मक्खन। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, नाइट्रोजन को कॉमन ले लेना है, एक बार F के साथ भेज देना है, एक बार R के साथ, एक बार H के साथ। देखो नाइट्रोजन को कॉमन ले लिया, एक बार F के साथ, एक बार R के साथ, एक बार H के साथ, तो सबसे आगे हो जाएगा NF3 वाला ग्रुप, फिर NR3 वाला, फिर NH3 वाला। आगे तो भाई पूरा अपने आप ही चलेगा। देखो ना फरहान फिर ना सलमान, ना से NO2 ग्रुप आ गया, ना सलमान से याद आएगा SO3H ग्रुप, ठीक है। तो कौन, CN से तो डायरेक्ट ही CN याद आ गया, खूबसूरत खूबसूरत COOH ग्रुप याद आ गया, करीना से COR ग्रुप याद आ गया, हेलो बोलेगा, हेलो से तो अपने आप ही हेलोजन याद आएगा, और हेलोजन में अपने को पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है।
कौन हेलो बोलेगा ओरो, ओरो, ओ आर ओ एच, डायरेक्ट ही याद आ गए ओ आर ग्रुप, ओ एच ग्रुप से पहले, पहले से तो फिनाइल याद आकर ही रहेगा। तो ये अपना याद हो चुका है। अब माइनस आई के बाद हम देखने वाले हैं प्लस आई ग्रुप की ट्रिक। देखो इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो पहला लॉजिक तो ये हो गया कि जो माइनस आई में नहीं है वो प्लस आई में दिख जाएंगे, ठीक है, पहला लॉजिक ये है। देखो दूसरा लॉजिक क्या है, प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखो पैसे को कौन डोनेट करता है, जिसके पास पैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नेगेटिव चार्ज वाले, देख लीजिए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है इसीलिए डोनेट कर सकते हैं। तो प्लस आई में एक तो आपको नेगेटिव चार्ज वाला ये लॉजिक मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जितने भी आपको CH3 ग्रुप वाले, कार्बन के ग्रुप वाले, बेसिकली कार्बन के ग्रुप वाले मिल जाएं वो सारे प्लस आई में डाल दो। देखो सारे CH3 कार्बन के ग्रुप वाले हैं ना, कार्बन 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 वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी कौन कम कौन ज्यादा होगा, देखो जितना ज्यादा हैवी ग्रुप होगा, जितना ज्यादा हैवी हैवी ट्रक जितना भरा हुआ होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा। देखो इसके पास 3 CH3 हैं, इसके पास 2 CH3, इसके पास 1 CH3, फिर ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और ये हाइड्रोजन। इसमें ट्रीटियम सबसे हैवी है, जितना ज्यादा भारी उतना ही ज्यादा प्लस आई होगा। ऑर्डर हो गया। इन कार्बन वालों के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज वाले तो आगे निकल ही जाएंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, इनके पास तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम खुद को एक बार गूगल वाले नक्शे में देख लेते हैं कि हम कहां पर हैं। देखिए दोस्तों, हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बारी है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए दोस्तों, बात साफ सीधी है कि हम एग्जाम में देख कर कैसे बताएं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या फिर यहां पर अब्सेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है दुनिया में 3 ही जगह पर पाई जाती है। पहली जगह कार्बोकटायन, दूसरे फ्री रेडिकल और तीसरे एल्कीन। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या दुनिया के सभी कार्बोकटायन में, क्या दुनिया के सभी फ्री रेडिकल में, क्या दुनिया के सभी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी एक रूल है कि दुनिया के ऐसे कार्बोकटायन या दुनिया के ऐसे फ्री रेडिकल या दुनिया के ऐसे एल्कीन जिनमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हुए तो बढ़िया बात है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यह अल्फा हाइड्रोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यह कंडीशन हमने देख ली। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी सवाल कैसे करना है, पहले हमें यह चेक करना है कि इन तीनों में से एक होना चाहिए, फिर हमें ये अल्फा हाइड्रोजन वाली बात चेक करनी है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, ये sp3 कार्बन कैसे देखना है, चलो जी इसका भी जुगाड़ करते हैं। अब ये 5 मुश्किलें आ गई अपने सामने, इनमें अपने को अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। देखो भाई अलाइलिक शब्द और वो सब ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, क्वेश्चन आपके इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। ढूंढते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो जो भी आपको एक्टिव सेंटर दिखे ना, एक्टिव सेंटर क्या होता है, जैसे इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो भी आपको एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो, ठीक है। जो भी एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो। जो भी एक्टिव सेंटर इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पर डब्बा बना लो। जो भी एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो। जो भी एक्टिव सेंटर इसमें क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उस पर डब्बा बना लो। अब देखो खेल कैसे चलेगा, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ना वो आपका है अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो है अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ इसके ये हाइड्रोजन लगे हुए, इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये हाइड्रोजन लगे हुए। तो डब्बे से अगला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, है ना। सेम इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखते हैं, देखो भाई डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन हो गया, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे, इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। अब देखिए भैया, कोई भूला बिसरा अनजान व्यक्ति आपसे सवाल पूछ ले कि इनमें बताइए भाई हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, तो आप कैसे बताओगे। देखो भाई ये CH3 में कोई खास बात नहीं है, ये लाल डॉट है ना, कहीं से भी आके कहीं भी चिपक जाते हैं, बिन बुलाए बाराती है, तो इस पर लाल डॉट वाली लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है भाई। देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि नहीं होगी, कैसे देखेंगे। देखो भाई ये अपने रूल्स लिखे हुए हैं, सिंपल सी बात है।
ये क्या है भाई, कार्ब अनायन है और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन चाहिए, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, अल्फा हाइड्रोजन तक जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये क्या है भाई, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये भी पहले ही रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, एल्कीन है, तो पहला रूल तो इसने पास कर दिया, ये वाला रूल तो इसने पास कर दिया कि भाई एल्कीन है। नेक्स्ट भाई, अब अल्फा हाइड्रोजन वाली और कार्बन वाली बात चेक करनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं। अभी अभी हमने सीखा कि एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन जो होगा वो होगा अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। हमें कितने चाहिए थे, एटलीस्ट एक चाहिए था और यहाँ पे तो तीन तीन मिल गए, लॉटरी लग गई। तो मतलब दोनों ही रूल इसके पास हो गए, एल्कीन वाला रूल भी पास हो गया और अल्फा हाइड्रोजन वाला भी, और sp3 कार्बन वाला एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, एक बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन के साथ, तो sp3 ही निकल के आएगी, तो सारे रूल इसके पास हो गए, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। अब देखो ये कुछ और सवाल है, ये भी करके देख लेते हैं। देखो भाई, होना क्या चाहिए, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, हमेशा बेसिक स्टेप से चलना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, हमेशा ये फॉलो करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। इसमें देखते हैं भाई क्या क्या होना चाहिए था, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, बट ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन है, मतलब इस पे तो काटा मार दो देखते ही, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, तो एल्कीन है तो भाई कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन और sp3 कार्बन, तो हम क्या करते हैं, एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं। एक्टिव सेंटर से अगला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, एक्टिव सेंटर से अगला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अपने को क्या करना है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, चेक कर लो भाई, sp3 निकल के आएगी, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी, सारे ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई इसमें देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं, और यहीं आप गलती करोगे। मैंने क्या बोला, हमेशा बेसिक स्टेप से चलो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। पहले चेक करो, कार्बोकटायन है, फ्री रेडिकल है, एल्कीन है, कार्बोकटायन है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद डब्बा बनाना है, भागते ही डब्बा बनाने मत भागा करो, फिर आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज हुआ वहां भी डब्बा बना दोगे, ठीक है। तो डब्बा बना दिया, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तीनों क्या होंगे, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5, इसके पास कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और अब कार्बन की क्या देख लो, हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इसकी चेक कर लो चाहे इसकी चेक कर लो, सारे सिंगल बॉन्ड में है, तो sp3 निकल के आएगी, मतलब यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। नेक्स्ट भाई देखो, देखते ही काटा मार दो, एल्कोहल दिख रहा है, देखते ही काटा मार दो, क्योंकि कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, फिर अल्फा हाइड्रोजन, फिर sp3 कार्बन। देखिए दोस्तों, अगर आपसे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछ लिया जाए कि इसमें से और इसमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देख लेते हैं जी, देखो हमने क्या करना है, एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेना है, एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेना है, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है जी, ठीक है। और वो sp3 कार्बन वाला रूल तो आप देख लो पूरा हो रहा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें, ठीक है। इधर देखो, डब्बे से अगला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, डब्बे से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 ये इसके पास है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, इस क्वेश्चन में आप कहां फंस जाओगे कि इसके पास भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें हमेशा याद रखना, सिस और ट्रांस के कंपैरिजन में ट्रांस वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। देखिए दोस्तों, इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ही टॉपिक में एक टॉपिक आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कुछ नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो किसके, स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, हमने अभी अभी देखा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी कम होगी। तो अल्टीमेटली अल्फा हाइड्रोजन से हम ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का समापन समारोह यही होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस, मीजोमरिक इफेक्ट, -m+m ऑर्डर को कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एरोमेटिसिटी और वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।